नमस्ते। यही नहीं, अभी और सुनिए। So, welcome to my YouTube channel. My name is Kavita. As you all know, I hope you all are doing well and I am also fine. तो आज का जो ब्लॉग है तू आ गया क्या? सभी को पता है कि मेरा पेंडेमिक मॉड्यूल चल रहा है और आज हम बात करेंगे 5th डे। और अब मेरा फाइनल 6 दिन का ही था क्योंकि वीक में 7 डेज़ होते हैं। तो एक तो संडे आ गया और एक मेरा जो था वो एक दिन मैंने आपको बताया था कि मैंने उसको अटेंड नहीं किया था, उसमें आईसीयू की विज़िट हुई थी, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो आज हम बात करेंगे मेरा जो पेंडेमिक मॉड्यूल का लास्ट डे है बिकॉज़ इट इज़ सैटरडे। तो कल तो छुट्टी है, संडे है। आप सब भी इंजॉय करें अपने संडे को और मैं भी इंजॉय करूँगी अपने संडे को अच्छे से। और मंडे से हमारी स्टार्ट हो जाएंगी फिर फाइनल ईयर की रेगुलर क्लासेस। तो आज मैं ये बताऊँगी कि ये जो 5th डे में क्या हुआ और पेंडेमिक मॉड्यूल हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले हमारे जो भी सीनियर्स हुए और जितने भी एमबीबीएस करके डॉक्टर बने, उनके किसी भी जो स्टडी शेड्यूल था, कोई ईयर था, उसमें कोई पेंडेमिक मॉड्यूल की ऐसे अलग से कोई क्लासेस नहीं होती थी। कभी कोई पेंडेमिक मॉड्यूल पर सेमिनार नहीं हुए, कोई स्किट नहीं हुई, लेकिन हमारे बैच से ऐसा हुआ है। क्योंकि ये दौर जो है वो पेंडेमिक्स का चल रहा है। तो पेंडेमिक होता क्या है? पेंडेमिक एक एपिडेमिक होता है। आप पी से याद रख सकते हो कि पी फॉर पासपोर्ट, की जब किसी बीमारी को एक पासपोर्ट मिल जाता है पूरी कंट्री में, अराउंड द नेशन और अराउंड द कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर वो बीमारी बहुत ज़्यादा, हम बोल सकते हैं कि अगर वो दैट स्प्रेड अराउंड द नेशन, अराउंड द होल वर्ल्ड, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो पेंडेमिक है। वो बहुत एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसकी इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रही है और पूरे वर्ल्ड को उसने अफेक्ट किया हुआ है। तो वो हमारा एक पेंडेमिक होता है। तो अभी हम सब जानते हैं कोविड-19, जिसका डेथ रेट, मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा रही। और हम जिसको बोलते हैं नोवल कोरोना और इन्फ्लुएंजा वायरस। तो कोविड-19 एक बहुत बड़ा जीता जागता और आँखों देखा हुआ उदाहरण हमारे सामने है कि कितना ज़्यादा इसने मनुष्य जाति को अफेक्ट किया। बहुत ज़्यादा एक डेथ रेट और हमारी जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिव वैल्यू थी, हमारा जो जीएनपी था, जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, वो सब वैल्यूज़, कितना हमारा इकोनॉमी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा। क्योंकि एज़ वी नो दैट अब देखो कोविड-19 आया तो उसमें हेल्थ रिलेटेड वो एक हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट के पास है इसका जो भी ऑल अराउंड इसका इशू है। तो हमें पता है कि हमारी हेल्थ पर एज हमारी इकोनॉमी कितना ज़्यादा, हम सभी जानते हैं। अब देखो कोविड-19 आया, इतने सारी पीपी किट, लोग बिल्कुल वेंटिलेटर्स पे थे, हमारे पास इतनी इक्विपमेंट्स नहीं थे, इतने साधन नहीं थे। कई लोग देखते देखते आंखों सामने मर गए क्योंकि साधन उसमें इतने ज़्यादा नहीं थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, धीरे धीरे हमारे पास वैक्सीन्स भी आई, लेकिन कई लोग, कई डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग सुविधाओं के अभाव के कारण ही उनकी डेथ्स हो गई। और इसके अलग अलग वेव्स आई। तो फर्स्ट वेव आई इसकी 2020 में, सेकंड वेव आई थी 2021 में, और उसके बाद थर्ड वेव आई। और उसके बाद जो रिसर्चर्स थे एंड जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया था कि जो 2023 है अभी, उसका जनवरी तक उन्होंने उसकी 4th वेव का जो अनुमान लगाया था कि वो आएगी। लेकिन स्टिल ऐसा हुआ नहीं है और बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि ना आए, क्योंकि एक हेल्थ डिपार्टमेंट पे इसका एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है, लोगों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है, पर कोई पता नहीं है। वी शुड टेक आर प्रिकॉशंस जो हम ले सकते हैं। अपने पास अभी भी सैनिटाइज़र रखिए, क्योंकि दुर्घटना भी हो नहीं रही है, लेकिन जो वायरस है वो है अभी। ऐसा नहीं है कि वायरस पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुआ है, कोई इरेडिकेशन नहीं हुई है, अभी भी वायरस है। क्योंकि लोग अभी भी रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, अभी भी कोविड-19 के जो केसेस हैं वो आ रहे हैं। स्टिल जो केसेस हैं वो कम हैं, लेकिन वो पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुए हैं, वो हैं हमारे पास।
तो हमें अभी भी पूरी तरह से प्रिकॉशंस लेनी है। अपना हैंड सैनिटाइज़र हमेशा अपने साथ रखिए, अपना मास्क हमेशा पहन के रखिए, और अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम आ रहे हैं, कफ़ लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अपनी कफ़ एटिकेट्स फॉलो कीजिए। कैसे आपको कफ़ करना है, पब्लिक सिटी में आपको नहीं करनी है ये सब चीज़ें। खुद को आइसोलेट कीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है। और हमें पता है कि कोविड-19 के जैसे कितने अलग अलग वेव्स आई, इसके अलग अलग वेरिएंट्स आए, कभी ओमिक्रॉन वायरस आया, कभी इसकी डेल्टा वेरिएंट आया। तो हमारे पास आई कैन से कि कोविड-19 ने जो हमारा जो एक कोविड-19 2019 का जो ये पैंडमिक था, इसने पूरे संसार को हिला दिया कि मनुष्य जाति का इतना ज़्यादा जो विनाश किया है इस बीमारी ने। इससे पहले हमारे पास आती है एक स्पेनिश फ्लू, जो कि हमारा जो एवियन फ्लू बोलते हैं, जिसको H1N1 वायरस से होती है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आया था 1918 और 1919 के बीच। तो उस टाइम जो था ना, उसने 500 मिलियन पॉपुलेशन को अफेक्ट किया था। दैट मीन्स कि जो आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 1/3 जो था वो स्पेनिश फ्लू ने अफेक्ट किया था। लेकिन जो हमारा कोविड-19 है उसने उसको सरपास कर दिया है स्पेनिश फ्लू को, क्योंकि इसने इसकी जो एस्टीमेट बताया था सितंबर 2022 में जो एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार ये था कि 600 मिलियन पॉपुलेशन को अफेक्ट किया है कोविड-19 ने। तो आप देख सकते हो कि कोविड-19 का जो डेथ रेट जो उसने लोगों को अफेक्ट किया, उसने सरपास कर दिया जो स्पेनिश फ्लू हुई थी उससे। तो हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने खुद देखा है कि कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। सिंस अगर मैं ऐसे पूरी एक मनुष्य जाति की बात करूं तो बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए। और उस टाइम जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन अमंग द यूथ वो इतना ज़्यादा फैल गया, क्योंकि आप एक जगह पे आइसोलेट हो रहे हो। तो ये तो हमें पता है कि मनुष्य, एज़ वी ऑल नो दैट ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो वो अकेले नहीं रह सकता है, आइसोलेटेड नहीं रह सकता है। लेकिन उन दिनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, आइसोलेट रही, लोगों को रहना पड़ा। अगर कोई बच्चे उनके बाहर हैं तो एकदम से लॉकडाउन लग गया था, तो कुछ लोग तो आ पाए थे, लेकिन कुछ लोग अगर जो वहाँ पर हैं कहीं दूर है तो उनको वहीं पर रहना पड़ा था। तो वो जो एक आइसोलेशन की कंडीशन थी वो एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। और अगर कोई है अफेक्टेड, वो अपने ही रिलेटिव से नहीं मिल पा रहा है, अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ थी जो कि स्प्रेड कर सकती थी। तो इन चीज़ों का हमें अभी भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरा बैच है 2019 का, तो अभी देखो 2023 लग चुका है। और अगर मैं खुद को कंपेयर करूं, जो मेरे क्लासमेट्स, रेगुलर क्लासमेट्स थे, तो वो बीएससी कर चुके हैं, एमएससी कर चुके हैं, एंड स्टिल दे आर डूइंग देयर बीएड। मतलब वो 3-3 डिग्रियां ले चुके हैं, एंड आई हैव नॉट इवन कंप्लीटेड माई एमबीबीएस। तो ऐसा है, क्योंकि अगर कोविड-19 नहीं होता तो शायद आई थिंक अभी हम इंटर्न्स होते या फिर एमबीबीएस हो चुकी होती, इतना था। लेकिन हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस, फिर बाद में उसका कोई रोल नहीं था, हमें वापस आके अपना ऑफलाइन दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। तो मतलब हमें भी, मेडिकोज़ को भी बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट हुआ कोविड-19 का। तो अभी भी हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, कोरोना वायरस अभी भी है, और अभी भी इसका 4th वेव आने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि आजकल भी हम केसेस देख रहे हैं तो रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। सिंस अगर हम उनका कोई RT-PCR और ये करवा रहे हैं तो ये बेशक नेगेटिव आ रहा है, लेकिन वो एक प्रोड्रोमल फेज़ में है कि वो आगे हो सकती है, उनको डिज़ीज़ वायरल हो सकता है। और अगर दूसरी बात तो रुको जरा, सब्र करो। पैंडमिक से क्यों रूबरू करवाया जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया कि ये जो दौर चल रहा है वो पैंडमिक्स का चल रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे सबने देखा है कोविड-19 कि कितना ज़्यादा उसने अफेक्ट किया। उससे पहले मैंने बताया स्पेनिश फ्लू ने कितना ज़्यादा अफेक्ट किया, H1N1 वायरस, उसके बाद एवियन फ्लू आपका, और उसके अलावा था HIV का भी एक बार पैंडमिक हुआ है। एंड अगर मैं बात करूं 2009 की, तो उसमें स्वाइन फ्लू,
स्वाइन फ्लू भी हमें जहाँ तक मुझे याद है, मैं न्यूज़ में देखा करती थी, तब 2009 की बात है, तो स्वाइन फ्लू भी है। एंड 1968 में सिमिलर एक पैंडमिक हुआ था, दैट वाज फ्लू पैंडमिक। तो ये जो फ्लू रेस्पिरेटरी से ज़्यादा, रेस्पिरेटरी इलनेस के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तभी तो हमारा जो ये पैंडमिक मॉड्यूल था, इसमें हमें सब कुछ सिखा दिया गया है कि कैसे आपको एयरवे मैनेज करना है अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अकेले हो किसी हेल्थ डिपार्टमेंट के, आप एमओ हो, आप कहीं के सीएमओ हो, आपके पास और कोई फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर करने के लिए, तो आपको किस तरह से मैनेजमेंट करनी है, तो ये सब हमें सिखाया जा रहा है। तो अभी हमारा जो पीएसएम डिपार्टमेंट है और भी हमारे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चल रही है फॉर द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट कि उनको पैंडेमिक मॉड्यूल पढ़ाया जा रहा है। तो जो हमारा पीएसएम वाले क्लासेस थी, कल की भी थी और आज की भी जो क्लासेस थी, तो उसमें हमें क्या सिखाया गया, तो उसमें हमने ना उन्होंने रोल ऑफ मीडिया सिखाया, रोल ऑफ मीडिया इन दीज पैंडमिक्स एंड इन द लाइफ ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो वहाँ पर हमारी क्लास में एक बहुत ही अच्छी स्किट हुई थी, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई थी उस टाइम, क्योंकि आपको पता है आपको क्लास भी लगानी है, टीचर्स भी होते हैं सामने, तो हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या था उसमें। तो हमारे ही क्लास के कुछ बच्चे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और मतलब वहाँ के डॉक्टर्स बने हुए हैं, और उनमें से ही कुछ बच्चे मीडिया रिपोर्टर्स बने हुए हैं। तो मीडिया रिपोर्टर्स एक जगह बैठे हुए हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अपना काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं। तो अब जो मीडिया रिपोर्टर्स हैं अलग अलग, जैसे मान लो आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, कोई अलग अलग जो भी चैनल्स हैं उसके मीडिया रिपोर्टर्स आ रहे हैं, और अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आईसीयू में है, मान लो, ठीक है, पीडियाट्रिक आईसीयू है कोई, वहाँ पे भी अगर आपके पास कोई बच्चा आया है रेस्पिरेटरी इलनेस का, या फिर एक नॉर्मल वार्ड में ही डॉक्टर्स हैं, तो वहाँ पे आपके पास मीडिया रिपोर्टर्स आ जाते हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्टर्स का भी ऐसा नहीं कि मीडिया रिपोर्टर डायरेक्ट हॉस्पिटल में घुस जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। वो एक हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट होता है जो इसको कंट्रोल करता है, तो उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाता है। तो वो जो रिपोर्टर्स होते हैं, अब वो पूछेंगे, जैसे वहाँ स्किट में क्या हुआ था कि वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो मान लो कुछ पेशेंट्स हैं, डायरिया एपिडेमिक हो गया वहाँ पे, तो या फिर कोई भी पैंडेमिक है, तो वहाँ से अगर कोई भी पेशेंट्स मर रहे हैं और रिपोर्टर्स आपके पास आ रहे हैं, और वहाँ पे एक दो पेशेंट ऐसे जिनको अभी बेड एलोकेट नहीं हुआ है, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, और वो बिल्कुल लाइव है, आपको टीवी पर दिखाया जा रहा है कि हाँ ये डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये डॉक्टर्स अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, पेशेंट्स को बेड नहीं मिले हैं। तो आपका सिंपल आंसर, क्योंकि आपका देखो, आपका जो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, एक डॉक्टर है, उसका काम किसी पेशेंट को बेड प्रोवाइड करना नहीं है, आपका काम है उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जो हमें सिखाया गया है, क्योंकि यू आर हेयर टू सेव द लाइव्स। अब वो जो बेड एलोकेट करना है, बेड प्रोवाइड करना है, खाना प्रोवाइड करना है, वो जो वहाँ की सीनियर स्टाफ नर्स है, वो सब उनका काम होता है, फाइल मेंटेन करना और ये सब इनके काम होते हैं। लेकिन अगर वो आपके पास आ रहे हैं, आपके पास पूछ रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं कि हाँ ये डेथ्स हुई, आपका इसमें क्या कहना है, आप अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ भी क्वेश्चंस आपको उठाए जाते हैं, तो स्टे काम। तो बेसिकली हमें रोल ऑफ मीडिया बताया गया इसमें, क्योंकि मैंने भी देखा था ड्यूरिंग कोविड-19 में, जब देख रही थी तो एक मैंने चैनल को देखा था, और वहाँ पे कोविड-19 के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की डेथ हो रही थी, और एक न्यूज़ रिपोर्टर डायरेक्टली अंदर जा रहे हैं, वो पूरे पीडियाट्रिक आईसीयू में, कोई उन्होंने कुछ पीपी किट नहीं बियर की है, कुछ नहीं किया, और वो डायरेक्ट डॉक्टर जो अपना काम कर रहे हैं, पेशेंट की जान बचाने में लगे हुए हैं, वो डायरेक्ट माइक उनके मुंह में लगा रहे हैं कि आप पेशेंट्स की, बाहर इतने पेशेंट पड़े हुए हैं, उनको बेड नहीं मिला, इतने मर गए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। एक डॉक्टर है वो क्या करेगा? तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपने हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे अब आप लोग को पता है या नहीं है, मीडिया को रिपोर्ट डिस्क्लोज करने के लिए भी एक कमेटी होती है, ठीक है, वेयर वन पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ स्पोक्स पर्सन, ठीक है, अथॉरिटी होती है उनके पास कि अगर इस इंस्टीट्यूशन की कोई भी इंफॉर्मेशन मीडिया में जाएगी तो
तो इट विल बी थ्रू दैट इंडिविजुअल या दैट पर्सन, ठीक है। उनको कहते हैं मीडिया स्पोक्स पर्सन, है ना। मीडिया स्पोक्स पर्सन हर पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, ठीक है। उसी तरह से हर इंस्टीट्यूशन जो एक रेपुटेड डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन होगा उसमें भी एक मीडिया पर्सन होता है। तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्हेन वी आर नॉट इन आपने एक साहस के साथ मीडिया रिपोर्टर्स को हैंडल करना है। पहले तो आपने बिल्कुल स्टे काम, यही हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया है, स्टे काम इन दैट कंडीशन। जब भी ऐसा होता है वो आपको बोलेंगे कि हाँ आम जनता को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो आप बता सकते हो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर हम कोविड-19 की ही बात करें तो आप बता सकते हो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करो, मास्क पहन के रखो, क्योंकि रेस्पिरेटरी लाइक इलनेसेस आएंगी और उसके आप सिम्टम्स बता सकते हो। तो जो नॉलेज आपको है वो आप बता सकते हो, लेकिन वो आपसे पूछेंगे कि इनके जो डेथ्स हो रही हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है, रिपोर्ट्स के बारे में पूछ सकते हो। और तो आप उस केस में कि अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी है, जब आएंगी तो हम आपको खुद इन्फॉर्म कर देंगे। कई बार वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ ये तो कुछ अलग ही एक टॉपिक से वो आपको भटका सकते हैं, लेकिन आपको स्टे काम इन दैट कंडीशन। आपको एग्रेसिव नहीं होना है कि वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप नहीं कर रहे हो, स्टिल यू आर डूइंग योर वर्क, स्टिल यू आर सेविंग द पेशेंट, बट वो ऐसा कोई क्वेश्चन उठा देंगे कि हाँ आप एग्रेसिव हो सकते हो। सो इन दैट कंडीशन यू हैव टू बी काम, आपको एग्रेसिव नहीं होना है। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। तो हमारी जो स्किट हुई थी उसमें भी यही था कि एक साइड डॉक्टर्स हैं, एक साइड मीडिया रिपोर्टर्स हैं। कैसे मीडिया रिपोर्टर्स उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं कैसे उसको डील कर रहे हैं और कैसे उस कंडीशन में आपको डील करना है, क्योंकि आपका काम है टू सेव द पेशेंट। आप दिन भर इतना काम कर चुके होते हैं कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कई बार, लेकिन आपसे उस टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनका कई बार ताल्लुक़ नहीं भी होता है, तो उस केस में भी आपको बहुत ही शांतिपूर्वक उसका आंसर देना है। और इस पैंडमिक मॉड्यूल में बहुत कुछ सीखने को मिला हमें ड्यूरिंग 1 वीक, एंड आई एन्जॉयड दिस जर्नी अ लॉट। बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया इस पे। और इसके बाद अब हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है फाइनल ईयर का एक रेगुलर रूटीनली शेड्यूल, जो आप सभी को पता है। मैं आपको बताती रहती हूँ अपने ब्लॉग्स में कि सुबह 8 बजे से शाम के एटलीस्ट 4 बजे तक तो होता ही है, क्योंकि और सुबह आपको 8 बजे वहाँ पर पहुँच जाना होता है। तो कई बार तो बहुत ज़्यादा आप एंथुजियाज़म और बहुत ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस है और बहुत ज़्यादा आप एक लर्निंग फ़ेज़ में हो तो इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन एक रेगुलर रूटीन होती है तो कई बार ऐसे मन ऊब-सा भी जाता है। बट द जर्नी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इफ़ यू आर एन्जॉइंग दिस प्रोसेस तो आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। सो स्टे लर्निंग एंड स्टे हेल्थी, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ एज़ यू ऑल नो। अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो और आप जहाँ पर भी हो आप उस चीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप स्वस्थ रहिए, आप योगा भी कीजिए, आप एक अच्छा बैलेंस्ड डाइट खाइए ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ ना हो। क्योंकि अगर हम जो एक सर्वे रिपोर्ट हुआ था उसमें ये बताया गया था कि बहुत ज़्यादा आज के केसेस में अमंग द यूथ्स डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इज़ द जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन डिजीज़ेस जो हैं वो यूथ्स के अंदर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि हम अपने रूटीन्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक अच्छा बैलेंस डाइट ले रहे हो, आप एक योगा कर रहे हो, आप अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपका जो अगर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो जाता है, सबको होता है, मेडिकोज़ में भी बहुत कॉमन रहता है। लेकिन अगर आपकी कोई स्किल है, आप योगा कर रहे हो, आप म्यूज़िक में अच्छे हो, नहीं भी अच्छे हो, अगर आपको उसमें अच्छा लगता है और आप वो कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वो जो एक डिप्रेशन वाला फेज़ होता है उससे आप बाहर निकलते हो और एक जो दुनिया होती है उसको आप एक अलग तरीके से देखते हो। तो आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करें और जो भी आपके स्किल्स हैं आप उन पे काम करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अभी कोविड-19 की 4th वेव आ सकती है,
तो हमें पता है कि कोविड-19 ने हमारी लाइफ और हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। आजकल भी एक ऐसा वायरल आ रहा है कि वो आपको 2 वीक्स तक इतना ज़्यादा एंडेंजर कर रहा है, इतना ज़्यादा मसल पेन हो रही है, इतना ज़्यादा फ़ीवर आ रहा है एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक वाली कंडीशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे एक अच्छी वाली चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का, योर हेल्थ इज़ वन ऑफ़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई वुड से कि वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ़ योर लाइफ। एक बहुत बड़ा आभूषण है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक स्वस्थ हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में। तो अपनी हेल्थ पर ज़्यादातर ध्यान दें, एक अच्छे बैलेंस डाइट के साथ अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जहाँ पर भी हो, जिस भी प्रोसेस में हो, जिस भी चीज़ को कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो वहाँ पर है तो शायद उसने कुछ ज़्यादा कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी स्टेज पे हो, आप एक लर्निंग फेज़ में हो, आप जॉब कर रहे हो, आप डांसिंग में अच्छे हो, आप सिंगिंग में अच्छे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है या फिर जिस भी पार्ट ऑफ लाइफ, enjoy that because this life will not come again, and enjoy your each step, your each process. एंड मेरा भी पैंडमिक मॉड्यूल ख़त्म हो गया एक बहुत ही अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंस से, और बहुत कुछ सीखने को मिला। इस पूरे 1 वीक में बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई होप फाइनली इट वुड बी मोस्ट पीसफुल फॉर अस, क्योंकि ऐसा होता नहीं एक्चुअली। हमारा तो ऐसा है कि ड्यूरेशन भी कम है और सब्जेक्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं, बट आई होप इट विल वर्क फॉर अस। अच्छा ही हो जो भी हो, और आई होप सभी स्वस्थ रहें और भगवान सबको लंबी उम्र दे, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, किसी को भी दुख ना मिले। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक stay happy and stay healthy, and you can like, share and subscribe to my YouTube channel if you like my video.